हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करते हैं एस्टोपल की। एस्टोपल देखो क्या होता है। एस्टोपल नाम से पता चल रहा है टू स्टॉप समवन, ठीक है। अब स्टॉप किस चीज़ से करना है वो सेक्शन में देखते हैं। सेक्शन 121 कह रहा है कि विन एनी पर्सन, एक पर्सन जो है हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, यानी कि मैं एक्ट कर रही हूँ या डिक्लेयर कर रही हूँ सामने वाले बंदे को, या ओमिट कर रही हूँ कोई एक्ट करने से, या इंटेंशनली कोज्ड और परमिट अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में मैं उसे बिलीव दिला रही हूँ कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या सही है। एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ, और सामने वाला बंदा उसकी वजह से, मतलब मेरे एक्ट की वजह से या डिक्लेरेशन की वजह से, या मैं जो सामने वाले को बिलीव दिलाना चाह रही थी उसके ऊपर वो सामने वाला बिलीव भी कर लेता है। नीदर, हाँ, ना सिर्फ वो बिलीव करता है और बिलीव करके उसके ऊपर एक्ट भी कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीदर ही नोर हिज रिप्रेजेंटेटिव शैल बी अलाउड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग बिटवीन हिमसेल्फ एंड सच पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट फैक्ट। तो उस फैक्ट का आप ट्रूथ डिनाई नहीं कर सकते, इवन तो वो एक मेड अप थिंग थी, बट यू जस्ट हैव टू रिलाई ऑन दैट थिंग। रिलाई नहीं बल्कि स्टिक होना चाहिए, स्टिक टू दैट थिंग ओनली, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग टू ए। वो बिलीव कराता है उसको, ए को, कि ये जो बी को, कि ये जो पर्टिकुलर लैंड है ना ये मेरी है। एंड दे वर इंड्यूस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। बी को इंड्यूस किया कि तुम इसे खरीद लो और उसके लिए पैसे दे दो। लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ए। उस टाइम पे तो वो ए की प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, लेकिन बाद में वो ए की प्रॉपर्टी हो गई, कहीं से भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दादा लाई प्रॉपर्टी थी और बंटवारा हुआ नहीं था, है ना, उसके अब जो है बंटवारा हो गया है उसके बाद, है ना। तो यहाँ पे अब वो प्रॉपर्टी ए के पास आ गई, लेकिन जब उसने वो एक्ट किया था, ये सपोज करवाया था सामने वाले बंदे को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, बाद में उसके पास आ गई है। द लैंड आफ्टरवर्ड बिकम द प्रॉपर्टी, अब ए की प्रॉपर्टी हो गई है। ए सिक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द, अब वो ए है, वो कह रहा है कि भाई अब ये जो सेल है वो सेट असाइड करो, क्योंकि पहले ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं थी। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या जब ट्रांसफ़र हुआ था प्रॉपर्टी का, या आई शुड से ट्रांजैक्शन हुई थी, ठीक है, जो पेमेंट उसने की थी उस टाइम पे प्रॉपर्टी एक ही नहीं थी, तो टेक्निकली एक ही जब प्रॉपर्टी नहीं थी वो उसे बेच भी नहीं सकता, और वो बेच ही नहीं सकता तो ऑब्वियसली कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। पर यहाँ पे एस्टोपल आ जाएगा, ठीक है। अब एस्टोपल कह रहा है कि भाई सुन, भले ही उस टाइम पे तेरे पास ये प्रॉपर्टी नहीं थी, पर क्योंकि तूने वो एक्ट ऐसा किया था जिसकी वजह से सामने वाले बंदे ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। फॉर एग्जांपल, मान लो इस ए की लैंड को खरीदने के लिए उन्होंने अपना एक पुश्तैनी घर बेच दिया, ठीक है, और ए की लैंड, उसे इतनी ज़रूरत थी उस ए की लैंड की कि उसने ये प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ में बिकनी थी उसने 1.5 करोड़ में बेच दी। घाटा उठाया इसने, ठीक है, और इसके बिलीफ पे उसने बिलीव किया। तो यहाँ पे इसकी तो कोई गलती नहीं है ना, बी की तो कोई गलती नहीं है। तो इसे बचाने के लिए कोर्ट कहेगा कि सुन भाई, उस टाइम पे भले तेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन आज तेरे पास प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली ये ट्रांसफ़र जो है या जो ट्रांजैक्शन है ये वैलिड है और प्रॉपर्टी जो है वो बी को मिलेगी। सही है, आई गेस क्लियर हो गया है। और हाँ, एक ये पिकट वर्सेस शेयर का एग्जांपल है, सॉरी ये केस लो है, इसमें एस्टोपल को डिफाइन किया गया था, ये देख लें। और एक केस लो और था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बाकी वो ना मेंस का ही है, तो मैं आपको मेंस के क्वेश्चन के टाइम पे दे दूँगी। सही है। नेक्स्ट है हमारा एस्टोपल ऑफ द टेनेंट और द लाइसेंसी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन। अब इसमें समझना क्या है वो देखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ होती है, क्योंकि लाइसेंसी यहाँ भी है यहाँ भी है, फ़र्क क्या है दोनों में वो देखते हैं। No tenant of immovable property or a person claiming through such tenant shall during the continuance of the tenancy or any time thereafter be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title of such immovable property. No, पर अब क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये continuance of the tenancy के टाइम पे या any time thereafter, लेकिन उसी tenancy का जिक्र होगा तो। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस ऑफ द पर्सन इन द पोजेशन देयर ऑफ शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट सच पर्सन हैज़ अ टाइटल टू सच पोजेशन एट द टाइम व्हेन सच लाइसेंस वाज गिवन। इसका अभिप्राय ये है कि देखो, अगर एक घर है, ठीक है, मैं इसे किराए पे ले रही हूँ, ठीक है, लीज पे ले रही हूँ, किराए पे ले रही हूँ। अब ये घर मैंने किराए पे ले लिया, उस टाइम पे ए ने ये मुझे घर बोला कि भाई मैं इसका जो ओनर हूँ, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको किराए पे दे रहा हूँ। अब इसकी ओनरशिप को मैं चैलेंज नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं ए ओनर नहीं है, ये मेरा मसला ही नहीं है, ठीक है, ये मसला जिसका भी हो पर मेरा मसला नहीं है। यानी कि मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती एज अ टेनेंट कि ए जो है वो ओनर नहीं है। सही है, भले ही बाद में इसने किसी और को बेच दिया हो या कुछ भी किया हो, पर मेरे लिए अभी के लिए ओनर कौन है, ए है।
ठीक है। सेम गोज विद लाइसेंसी, कि जिसने मुझे लाइसेंस दिया है ना उस टाइम पे वो पर्सन वॉज इन द अथॉरिटी टू गिव लाइसेंस टू मी, तो इसलिए ही इज़ मैं जो है उसके लाइसेंस के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। अब सेक्शन 123 है, वो क्या कहता है, एस्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रोवर हैड अथॉरिटी टू ड्रो। अब यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि जो ड्रोवर था उसकी अथॉरिटी नहीं थी, आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। या लाइसेंस के केस में जो मेकर था, ठीक है, जो या जिसने लाइसेंस ग्रांट किया था उसकी अथॉरिटी नहीं थी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो हम किसी के टाइटल को, ठीक है, कि उस पर्सन का टाइटल था या नहीं उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे 122 में, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो या टेनेंसी के रिगार्डिंग हो या लाइसेंस के रिगार्डिंग हो, राइट। यहाँ पे जो 123 है, यहाँ पे हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते सामने वाले की, बस दोनों में यही डिफरेंस है, राइट। अभी कह रहा है कि एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में डिनाई दैट द बिल वॉज रियली ड्रोन बाय द पर्सन बाय हुम इट प्रपोर्ट्स टू हैव बीन ड्रोन, नंबर 1। नेक्स्ट है, if the bailee delivers the goods bailed to the person other than the bailer, he may prove that such person had the right to them as against the bailer, कि उस बेलर के अगेंस्ट जो है वो राइट है, सही है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैं उसे सामान दे के आई कि यार ये ठीक कर देना, मैं तुमसे ले जाऊँगी, मैं नहीं आ पाई, सेकंड किसी मैंने अपने कज़न को भेज दिया, भाई को भेज दिया, बहन को भेज दिया, किसी को व्हाट्सएवर मैंने उसे भेज दिया कि कलेक्ट कर लेना, तो इसका एविडेंस दिया जा सकता है कि इस बंदे के पास जो है अथॉरिटी थी वो ले जाने की, सही है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 9 विटनेस, ठीक है। अब तो थोड़ा ही रह गया, एक ही वीडियो और शायद बनेगी और हो जाएगा। अभी कह रहे हैं हु मे टेस्टिफाई, टेस्टिफाई कौन कर सकता है, ऑल द पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू, जनरल रूल क्या है, सभी पर्सन जो है वो टेस्टिफाई कर सकते हैं। अब जहाँ मैं आपको जनरल रूल लिखवा रही हूँ ना, ये आपके मेंस में काम आएगा, राइट। अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम, कि वो नहीं मतलब समझ पाए थे क्वेश्चन को किस वजह से, और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर, या वो रैशनल आंसर फॉर्म नहीं कर पा रहे थे या आंसर दे नहीं पा रहे थे, बाय द टेंडर एज, छोटी एज होने की वजह से। एक छोटे से 4 साल 5 साल के बच्चे को तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे तो ही विल नॉट बी एबल टू गिव रैशनली, ठीक है, आंसर्स। और एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पूछ क्या रही हूँ, राइट। डिजीज पर्सन, परेशान मतलब बीमार है कोई पर्सन, राइट। वेयर द बॉडी और द माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एनी पर्सन हूसोएवर, मान लो मैं एक अनसाउंड पर्सन हूँ या मैं एक इडियट हूँ, पर मुझे इतना समझ आ रहा है कि सामने वाला मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं उसका आंसर क्या दे रही हूँ, इतना इनफ है टू बी फॉर अ पर्सन टू टेस्टिफाई, सही है। वो एक अपने आप में कॉम्पिटेंट विटनेस है। एक्सप्लेनेशन बता रही है हमें, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकॉम्पिटेंट टू टेस्ट, इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट। अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम और गिविंग रैशनल आंसर, जब तक कि वो रैशनल, अब मैं मान लो नॉर्मल हूँ, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल बंदी हूँ, पर मुझसे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो मैं नहीं समझा पा रही आपको, मैं एक रैशनल आंसर फॉर्म ही नहीं कर पा रही, तो मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ अपने आप में, भले ही मैं बिल्कुल सही हूँ दिख रही हूँ आपको। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, रैशनैलिटी। नेक्स्ट है हमारा विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, बस इसका यहाँ से आता है कि डम विटनेस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है या डम विटनेस कहाँ है बेसिकली, तो यहाँ 125 में है, पहले 119 में हुआ करता था, सही है। अ विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर, किसी और मैनर में दे सकता है, विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल, वो चाहे लिख के दे दे, चाहे साइन लैंग्वेज में दे दे, चाहे बता के मतलब इशारों में दे दे, व्हाट्सएवर कैसे भी वो आंसर दे सकता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इट शुड बी इन द ओपन कोर्ट, ठीक है, और इनको डीम्ड ओरल एविडेंस माना जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डम विटनेस है तो उसके एविडेंस को क्या मानेंगे, ओरल मानेंगे, रिटन, वो भले ही लिख के दे रहा है सामने वाले को पर स्टिल इट विल बी कंसिडर एज एन ओरल एविडेंस, राइट। Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of interpreter or special educator in recording the statement. ये हर उसमें आप ऐड कर लो खुद से ही चाहे, ठीक है, जहाँ कोई बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या बच्चा है या ज़्यादा एक्सट्रीम एज है या उसे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, व्हाटसोएवर, इसमें ये चीज़ें अपने आप ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा 126, दैट इज़ 126, ये बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड और अ वाइफ। यहाँ पे ना जनरली लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों, मैं बताती हूँ कन्फ्यूज़न मुझे क्या होती थी, मतलब मुझे भी पहले होती थी, अब नहीं होती। कन्फ्यूज़न ये होती थी कि हम ये नहीं समझ पाते थे कि हस्बैंड वाइफ कॉम्पिटेंट है या नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न होती थी। किसकी वजह से, 128 की वजह से। ये कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक हस्बैंड कॉम्पिटेंट विटनेस है, शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। क्या एक हस्बैंड
क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। सेम गोज विद वाइफ, कि वाइफ जो है कॉम्पिटेंट विटनेस, ये खत्म हो गया। लेकिन 128 जो है वो कह रहा है कि नो पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन मैरिड, कि एक मैरिटल रिलेशनशिप में वो रहे हैं, शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। आप उसे कंपेल नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को यही माना जाता है कि ये दोनों एक हैं, ठीक है। ये एक मान्य, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अब मैं अपने अगेंस्ट तो नहीं दूंगी ना वो। इसी तरीके से जो हस्बैंड और वाइफ है, अगर वो मैरिड है या एक मैरिटल रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप में आकर वो एक दूसरे को कोई अपने राज बताते हैं कि यार मैंने तो किसी का मर्डर कर दिया है, या मेरे से ये चीज़ गलत हो गई है, या वो चीज़ गलत हो गई है, व्हाटसएवर, और उस पर कोई भी केस चल रहा है, तो उसको आप डिस्क्लोज करने के लिए सामने वाले को बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है, कंपेल नहीं कर सकते। मेड टू हिम ड्यूरिंग द मैरिज के ड्यूरेशन में, तो क्या ये आफ्टर डाइवोर्स भी कंसीडर होगा? नहीं, ठीक है। अगर डाइवोर्स ले रहे हो तो उससे पहले पहले जो भी कॉन्वर्जेशन हुई है बिटवीन द हस्बैंड और वाइफ, इट विल बी कंसीडर एज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। बाय एनी पर्सन टू हुम ही इज़ और हैज़ बीन मैरिड, जिससे वो शादी हुई है उनकी, वो। नोर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, ना वो कोई कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ना उन्हें कंपेल किया जा सकता है, ना वो खुद से कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं है दोनों ही सिचुएशन में। अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जब तक कि जो बंदा है, ठीक है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट, यानी कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बताता है कि यार मैंने तो मर्डर कर दिया, ये है वो है। तो अगर जब तक कि हस्बैंड सामने, मतलब वाइफ को ये ना कह दे कि ठीक है तुम बता देना, तब तक वो जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि कोर्ट में अगर वाइफ आके कह दें कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बताया था कि मैंने तो इसका मर्डर कर दिया, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, क्या ये रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट है, बट क्या ये एडमिसिबल है? नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन भी लिखना हो कि ऑल द एडमिसिबल एविडेंस आर रेलेवेंट बट ऑल द रेलेवेंट एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल, तो इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, एक्सेप्ट इन द सूट बिटवीन द मैरिड पर्सन। इसका एक्सेप्शन क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही अगर कोई सूट है तो, और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द, अब हस्बैंड ने ही वाइफ के ऊपर अत्याचार किए हैं, डबरी डिमांड की है, मारा है, पिटा है, कूटा है, जो भी किया है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो फिर प्रिविलेज नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि इन दोनों के बीच का ही वो बेटर है। बस ये चीज़ समझनी है। एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस है, बिल्कुल है, पर क्या उन्हें कंपेल किया जा सकता है या फिर उन्हें अलाउ किया जा सकता है कि वो एक दूसरे की बात कोर्ट में आके बताए? तो वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आई गेस कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 127, नो जज और द मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबॉर्डिनेट बी कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन द कोर्ट एज सच। अब पहले इसे यहाँ तक समझो, ठीक है। ये कह रहा है कि किसी भी जज को या मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता। नो जज और द मैजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज हिज ओन कंडक्ट, उसके खुद के कंडक्ट के लिए इन द कोर्ट एज अ जज और द मैजिस्ट्रेट। यहाँ तक समझ आ गया। इसका एक्सेप्शन, इस चीज़ का एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट इन विच ही सबॉर्डिनेट, यानी कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन है, इसके ऊपर कौन है? मान लो हाई कोर्ट है, मान लो क्या है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर से तो किया जा सकता है कि आप बताओ, वही आंसर दो अपने कंडक्ट का, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि और एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन द कोर्ट एज सच जज और द मैजिस्ट्रेट बट ही मे बी एग्जामिन as to other matters which occurred in his presence while he was so acting। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जब वो एक्ट कर रहा था एज अ मैजिस्ट्रेट और उसके सामने कोई चीज़ घटना घटित हुई है तो उसका एविडेंस वो दे सकता है, उसके लिए उसे कंपेल किया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है, एग्जामिन किया जा सकता है। कैसे? हाँ, वो याद है तुम्हें, रोहिणी का एक केस हुआ था, रोहिणी में गोली मार दी थी, है ना। यहाँ जज बैठे हुए थे, यहाँ पे उनको एक्यूज को लाया गया था, यहाँ वो एक्यूज खड़े थे, यहाँ से कोई आया, उन्होंने गोली मार दी थी, आई गेस तो यही चीज़ हुई थी। अब क्या है, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने सब देखा है कि गोली आई, कि कोई आया है, उसने गोली मारी है, इसे पकड़ लिया गया है, जो भी कियोस मचा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, यहाँ से खून बह रहा है, सब कुछ इसने ये विटनेस किया है। जो यहाँ पे जज बैठे हैं इन्होंने ये विटनेस किया है, तो इसके क्या एविडेंस दिए जा सकते हैं? हाँ, इसके एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकल गया? कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग के एविडेंस देते नहीं फिरेंगे, ठीक है, लेकिन उनके सामने अगर कोई चीज़ हुई है तो एविडेंस दे सकते हैं, या फिर अगर उनको अपने कंडक्ट के भी एविडेंस देने हैं तो वो सिर्फ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द
कोर्ट टू विच द जज इज सबॉर्डिनेट, या जो कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट है, ठीक है। और ये जो पेपर में पूछा जाता है प्री में। नेक्स्ट है हमारा 129, एविडेंस एज टू द अफेयर ऑफ द स्टेट के अफेयर्स के बारे में। अब बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके एविडेंस नहीं दिए जा सकते, पर कब दिए जा सकते हैं, एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके परमिशन से। ये भी प्री का क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगेन प्री का क्वेश्चन है, मार्क कर लो कि कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है अगर वो कॉन्फिडेंशियल है तो उसे आप प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन, या हाँ जब मैं पढ़ रही थी ना तो आई केम टू नो कि यहाँ पे, क्योंकि ना मैंने इसे ऐसे याद किया था कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो है उसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन तो जज ही नहीं रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जो पुराना एविडेंस था ना व्हेंस लिखा हुआ है, यानी कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए मतलब इसको है ना अभी एक बार स्टार मार्क कर लो, इसे अभी एविडेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, क्योंकि वो वैसे ही सूट कर रहे हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग ही सूट नहीं कर रहा, व्हेन का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है, इसे अभी छोड़ दो। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, नो एडवोकेट शैल एट द टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट, फर्स्ट एक्सेप्शन, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ हिज सर्विस एज सच एडवोकेट बायर ऑन द बिहाफ ऑफ सच क्लाइंट और टू द स्टेट the content or the condition of the document which he has came acquainted in the course or for the purpose of his professional services or to disclose any advice given by him to his client in the course or for the purpose of services। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ यार, एक क्लाइंट आया आपके पास, ठीक है, आप एडवोकेट साहब हो, आपके पास क्लाइंट आया है, तो क्लाइंट ने आपको सारी स्टोरी बता दी, उसने ये बता दिया मैं इन एविडेंसेस पे या इन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ ना कॉन्फिडेंशियल है, ना तो आप ना आपके आसपास के लोग, ठीक है, या आपका क्लर्क है या आपका मुंशी है या फिर आपका सर्वेंट है व्हाटसोएवर, या आपकी वाइफ है, ठीक है, उनमें से कोई भी उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सब जो है उस प्रिविलेज के अंदर ही आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या क्या हैं, पहला तो यही हो गया एक्सप्रेस जो कंसेंट है ऑफ द क्लाइंट। सेकंड, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ इलीगल पर्पस। अब एक क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, वो आके कहता है कि यार मैंने तो ना ए का मर्डर कर दिया है और मुझे आप बचा लो, तो ये तो हो जाएगी प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब ये दूसरा क्लाइंट आ रहा है बी, वो कह रहा है कि यार सुनो मेरे को ना सी का मर्डर करना है, इन फ्यूचर मुझे करना है, तो उसके लिए आप मुझे असिस्ट कर दो, आप मुझे बता दो कौन कौन से प्रोविजन है जिसके अंदर मैं बच जाऊँगा और कौन कौन सी सावधानी मुझे बरतनी है। अब ये क्या है, इन फर्दरेंस ऑफ एनी लीगल पर्पस, तो ये क्या कम्युनिकेशन में ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएगी, ये नहीं आएगी, सही है। एनी फैक्ट ऑब्जर्व बाय द एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विसेज एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज़ बीन कमिटेड सिंस द कमिशमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जब से उसे मतलब एज अ लॉयर मैं उसके लिए अपॉइंट हुआ हूँ, जब से मैंने उसे वकालतनामा साइन कराया है, ठीक है, अब मैं उसका वकील हूँ, लेकिन उस ड्यूरेशन में जब मैं उसका केस लड़ रहा हूँ उसने बीच में कोई ऐसी हरकतें कर दी विच इज़ आइदर क्राइम और फ्रॉड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहीं से जो है आपका प्रिविलेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो अब उस प्रिविलेज के अंदर आप नहीं आते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द अटेंशन ऑफ सच एडवोकेट रेफर्ड टू इन द प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 वॉज और वॉज नॉट डायरेक्ट टू दैट फैक्ट और बाय ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। बस ये सिंपल है कि उसका ध्यान वहाँ पे दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था, इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ये है कि जो क्लाइंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट एडवोकेट्स आपको बोले कि देखो आप किसी को इस बारे में बताएंगे नहीं, ठीक है, या फिर कोई रिटर्न में लिखवा ले क्लाइंट एडवोकेट से कि आप इसके बारे में, ये एक इम्प्लाइड चीज़ है कि क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इट विल बी कॉन्फिडेंशियल ओनली, राइट। ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द प्रोफेशनल सर्विसेज सीज्ड। ऐसा नहीं है कि अब केस खत्म हो गया तो अब मैं किसी को बता दूं, ऐसा नहीं होता, सही है। अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट आई हैव कमिटेड फॉर्जरी, आई हैव कमिटेड कर चुका हूँ मैं, ठीक है, और आई विश यू टू डिफेंड मी, आप मुझे बचाओ। एज द डिफेंस ऑफ द मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस, दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, क्योंकि हो चुका है। नेक्स्ट, a client says to b an advocate I wish to obtain possession of the property by the use of force deed, मैं चाहता हूँ ऐसा करना, तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं है।
A being charged with embezzlement retains B एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम इन द कोर्स ऑफ, देखो इसमें क्या हुआ कि एम्बेजलमेंट उसने करी, ठीक है, और उसने बी को एडवोकेट रखा और उसे बचाने के लिए, लेकिन ड्यूरेशन में, उसी ड्यूरेशन में जब वो उसे बचा रहा था, वो केस चल रहा था, उसी ड्यूरेशन में उसने एक और हरकत कर दी, उसने कुछ और अकाउंट जो है उनमें मिसमैच कर दिया, ठीक है, उनमें कुछ और गड़बड़ी कर दी, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, फ्रॉड कमिट किया उसने तो प्रोटेक्टेड नहीं है। थर्ड है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द इंटरप्रेटर क्लर्क, ये पहले अलग सेक्शन हुआ करता था, अब इसी में ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिविलेज नोट वेव्ड बाय वेवरिंग वॉलंटियरिंग एविडेंस, ये कह रहा है कि वॉलंटियर करने से प्रिविलेज वेव नहीं होता। कैसे? इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव एविडेंस देयर इन एट his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 132, and if any party to such suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to be consented in such disclosure only if he questions such advocate। क्या कहना चाह रहा है ये? मैं एडवोकेट हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट जाके कोर्ट में सब बक दे रहा है, ठीक है, अब क्या मेरा यहाँ पे वो ब्रीच हो गया कि भाई इसने बोल दिया तो मैं भी बोल सकता हूँ? नहीं, मैंने फिर भी नहीं बोल सकता, अभी भी मैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, उसने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई और मतलब दूसरी पार्टी जो है वो एडवोकेट को डाइस पे बुलाती है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछती है, तब भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेम पर्सन, मेरा क्लाइंट ही आके मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे और मुझे कहे कि इसके आंसर दो, तो यहाँ पे प्रिविलेज खत्म हो जाता है, यहाँ पे वो डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 134 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र। सेम लीगल एडवाइज़र के केस में भी होता है कि उसने लीगल एडवाइस लेनी थी तो सामने वाले को सारी अपनी स्टोरी बता दी, तो यहाँ पे उनकी जो कम्युनिकेशन है बीच की, इट इज़ प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अब यहाँ कह रहा है कि जो विटनेस है, विटनेस को बुलाया गया है, ठीक है, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप टाइटल डीड प्रोड्यूस करो। नो विटनेस हु इज़ नॉट ए पार्टी टू सूट नहीं है to a suit shall be compelled to produce such title deed to any property or any document in the virtue of which he holds any property as pledgee or the mortgagee, or any document of the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deed or some person through whom he claims। यानी कि अगर उनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट है कि आई विल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, ठीक है, या फिर जहाँ से वो टाइटल डिराइव कर रहा है वो बंदा बोल रहा है कि ठीक है जहाँ टाइटल डीड प्रोड्यूस कर दियो तो भी चल जाएगा, अदरवाइज कोई उसे कंपेल नहीं कर सकता कि यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन could refuse to produce, no one shall be compelled to produce document in his possession or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in the possession or control। यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने तुम्हें दे दिए कि यार इसे रख लो संभाल के, ठीक है, अब कोर्ट कह रहा है कि यार तुम आके इसे प्रोड्यूस करो, अब मैं मना कर रहा हूँ, मुझे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो आप इसे भी कंपेल नहीं कर सकते कि ये प्रोड्यूस करे कोर्ट में। बस इतनी सी बात बोल रही है 136 में। 137 विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट द आंसर विल क्रिमिनेट हिम। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या है कि एक विटनेस है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि ये घर है, ठीक है, इसमें ये जो ए है वो चोरी करने गया, और जब ये चोरी करने गया यानी कि कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, जब ये चोरी करने गया तो इसने देखा बी जो है वो सी का मर्डर कर रहा है। अब इसने देखा, सही है, अब ये एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाया गया, इसे कंपेल किया जाएगा कि भाई तू आंसर दे कि क्या देखा तूने ये सब। अच्छा, अगर ये इसको कंपेल किया गया है आंसर करने के लिए, इसने बता भी दी स्टोरी, लेकिन इसने जो इसे पूछा गया भाई तू वहाँ करने क्या गया था, तो ये बता नहीं सकता कि मैं चोरी करने गया था, वरना तो फंस जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसने जो बयान दिया है उसके बेस पे उसे जो है क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट नहीं चलाई जाएगी। देखें, ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू इन एनी सूट or any civil criminal proceeding upon the ground that the answer to such question will criminate him or may tend directly or indirectly to criminate such witness, that it will tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind। ठीक है, तो उसे कंपेल कर सकते हो कि आप आंसर दो, लेकिन आप उसे क्रिमिनेट नहीं कर सकते सामने वाले बंदे को, प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शेल बी कंपेल्ड टू गिव, जिसे कंपेल किया गया है, शेल सब्जेक्ट हिम टू अरेस्ट
प्रोसिक्यूशन, यानी कि इसके बेस पे, ये जो उसने स्टोरी बताई है कि मैं तो यहाँ चोरी करने गया था, ऐसे ऐसे मैंने देखा, ये इस स्टोरी के बेस पे आप ना उसे अरेस्ट कर सकते हो, ना उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हो, और ना ये जो इसका बयान था इसको यूज़ कर सकते हो टू प्रूव दैट क्राइम अगेंस्ट दैट पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है 138 एकम्प्लिस है। अब 119 के 2 में है शायद ये, ठीक है, 119 बी में है। एन अकम्प्लिस, ये जो 114 में था पहले, एन अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट प्रोसीड्स अपॉन द कोरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। ठीक है, ये पहले चीज़ यहाँ पे नहीं थी कोरोबरेशन वाली चीज़, अब इसमें ये ऐड कर दी गई है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अकम्प्लिस कहाँ पे दिया गया, 138 में दिया गया, ये याद रख लेना। नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ द विटनेस शैल बी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कितने विटनेस ज़रूरी हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए, तो नो पर्टिकुलर विटनेस नंबर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी का।